हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे के लिए होगा। और दोस्तों इसमें हम बात करेंगे माइनर एक्ट के बारे में। दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि 9 माइनर एक्ट को शामिल किया गया है यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में। और दोस्तों इस 9 माइनर एक्ट का प्रिलिमिनरी में तो क्वेश्चन आया ही था, अब साथ साथ में मेन एग्जामिनेशन में जो इससे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप के लिए आंसर के रूप में आज फ्रेम करके लाया हूं। दोस्तों आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट का, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट है जिसको शामिल किया गया है, इसको लिया हूं। और जो सेकंड टॉपिक मैंने लिया है, इससे जो मैंने आंसर फ्रेमिंग किया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में, मीन्स की जो स्त्री का अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिया है और इसी के बारे में मैं आंसर फ्रेम करके लाया हूँ। और इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साथियों कौन सा आंसर मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूँ और कौन कौन सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। दोस्तों जो जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को मैं अपने इस वीडियो में रखने वाला हूं। और आपको लगता है कि सिर्फ ये इंग्लिश में हिंदी में है तो मैं आपके लिए, अगर आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए ये सेशन एज यूजुअल इंग्लिश में भी मैं आप लोगों के लिए आंसर फ्रेम करके ला सकता हूँ। किसके लिए? जो माइनर एक्ट लाए गए हैं, 9 माइनर एक्ट, इनके लिए मैं मेन एग्जामिनेशन के लिए आंसर फ्रेम करके इंग्लिश में भी ला सकता हूँ। अभी तो ये मैं सेशन हिंदी में लेकर के आ रहा हूँ, जो कि हिंदी में काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हाँ हिंदी में करा दिया जाए, माइनर एक्ट को करा दिया जाए, इसीलिए मैं ये टॉपिक हिंदी में लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको इंग्लिश में भी ला दूंगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको लगता है कि ये जो मैं आंसर लिख करके लाया हूँ इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में 300-350-400 मेंबर हैं। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे पॉजिटिवली, तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ रेगुलरली आपको मिलता रहेगा। जो भी हम कराते हैं, जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो कोई भी हम सेशन लेते हैं, उसका पीडीएफ हम वहीं पर दे देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है माइनर एक्ट से, और ये माइनर एक्ट से जो पहला क्वेश्चन है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का आया था। इसी के बारे में दोस्तों मैं ये सेशन लेने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। ये एक्ट जो है दोस्तों बहुत ही छोटा एक्ट है और इस एक्ट से क्वेश्चन एक डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट का। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फुल लेंथ का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिख करके लाया हूँ। अगर आप इस फुल लेंथ के क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो मान के चलिए कि अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर का भी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन लिखिए। इसमें एक्ट को समझा दे रहा हूँ, इसमें आंसर फ्रेमिंग को समझा दे रहा हूँ कि आपको अगर इन फ्यूचर दूसरा कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, अगर वो भी आ जाता है तो उसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बन रहा है। क्वेश्चन जो यहाँ पे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं? ऑफ वुमेन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसका किया जा सकता है? वुमेन का किया जा सकता है। डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1986। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जा रहा है और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे मैं मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के, उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। और व्हाट डू यू मीन बाय इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है। दोस्तों जब मैं आपको आंसर फ्रेमिंग करा रहा हूँ तब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो जीके का क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो माइनर एक्ट से क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे वो लॉ से क्वेश्चन आ रहा है, पहले जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन ये पूछ कहाँ से रहा है और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जो क्वेश्चन में कहे वही हमको करना है, उससे आगे जा करके हमको कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में बताइए, तो हमें बस उतना ही बताना है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होना है, और उसके आगे हमें बिल्कुल नहीं बताना है। लेकिन अभी मैं सेशन करा रहा हूँ, आंसर राइटिंग सेशन करा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें से आपको 2-4 पॉइंट और ऐड करके मैं इसलिए बताता हूँ जिससे कि आप एक आध चीज़ अगर एग्जामिनेशन में भूल भी जाते हैं, जो पढ़े हैं, जो आपने आंसर फ्रेमिंग किया है, अगर किसी चीज़ को आप भूल भी जाते हैं तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, याद रहेगा, वो दिमाग में आपकी बातें रहेगा। देखिए दोस्तों जब हम लोग ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें 4-5 चीज़ों के बारे में बताया गया। अब 4-5 चीज़ों के बारे में क्या बताया गया है, इसमें एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाया गया, इसके पब्लिकेशंस पर रोक लगाया गया, इसके राइटिंग पर रोक लगाया गया, इसके पेंटिंग पर रोक लगाया गया, इसके फिगर पर रोक लगाया गया है। और एनी अदर मैनर में अगर महिलाओं को मीन्स की असिस्ट
प्रतिरूपण करता है तो उस पर क्या किया गया है, रोक लगाने का कोशिश किया गया है। किसके द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा। लेकिन ये भी बात साथ साथ में कहा गया है कि अगर कोई भी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई भी फिगर दिखा रहे हैं, कोई भी मार्क दिखा रहे हैं, कोई भी लेटर दिखा रहे हैं, कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोई भी ड्राइंग कर रहे हैं, अगर वो गुड फेथ में कर रहे हैं, गुड फेथ कहाँ पे डिफाइन किया गया है साथियों, गुड फेथ डिफाइन किया गया है इंडियन एविडेंस मीन्स कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन नंबर 52 में गुड फेथ बताया गया है। और वही गुड फेथ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अगर गुड फेथ में अगर आप किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो मान्य है, लेकिन अगर आप गुड फेथ में नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको बैड फेथ में कर रहे हैं तो वो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। अब दोस्तों इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है, सबसे तो पहले आपको ये जानना है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ये किस तरह से होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है। मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूं। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ से होता है साथियों, एडवर्टाइजमेंट से होता है। जैसे कि मान लीजिए भद्दे भद्दे एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं उनसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है। किसी भी प्रकार के पब्लिकेशंस होते हैं उससे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। महिलाओं को किसी भी प्रकार का राइटिंग कोई कर दिया जाता है उससे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो जा रहा है। कोई ऐसा पेंटिंग होता है जिससे कि महिलाओं को देखने में अशोभनीय होता है तो इससे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई ऐसा फिगर महिलाओं का दिखाया जाता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट महिलाओं को दिखाया जाता है जिससे कि उनको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन महसूस होता है, तो हम मानेंगे कि वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। उसी पे दोस्तों हमारा पूरा क्वेश्चन बेस्ड है और उसी के बारे में मैं आंसर यहाँ पे लिख करके लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हिंदी में, महिलाओं के अशिष्ट रूपण से आप क्या समझते हैं। ठीक, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 का मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी इसमें मेन बातें हैं, उन्हीं बातों के बारे में हमको यहाँ पे बताना आवश्यक है। अब देखिए हमारा आंसर कैसे स्टार्ट होता है। जब आप कभी भी आंसर को लिखे तो उसके मेन टॉपिक्स को आप पहले पढ़ लिए हों, उसको समझ लिए हों, तब जाके आप अपने आंसर को अगर फ्रेम करेंगे तो आपका एक आंसर जो होगा वो एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा और उसको अच्छा आंसर के तौर पे चेक किया जाएगा। देखिए महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, सबसे तो पहले बात आपको ये लिखनी पड़ेगी कि ये किस एक्ट का है, तो ये 1986 का एक्ट है में महिलाओं के अशिष्ट रूपण मीन्स की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पर प्रकाश डाला गया। इसी एक्ट के माध्यम से जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है, इसी एक्ट के माध्यम से मीन्स की 1986 के एक्ट के माध्यम से इस पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार किसी स्त्री की आकृति, मैंने आपको पहले ही बताया है आकृति का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का उसका आकृति को दिखाना मीन्स कि उसका एडवर्टाइजमेंट करना, किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन करना, किसी भी प्रकार का राइटिंग करना। आकृति उसके रूप या शरीर मीन्स कि उसके बॉडी का या उसके किसी भी रूप का या किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उस चित्र कलंकित होता है। मीन्स कि इस प्रकार से आप चित्र को दिखा रहे हैं, इस तरह से आप शो कर रहे हैं मार्केट में, जिससे कि वो क्या हो रही है, महिलाएं कलंकित हो रही हैं। मीन्स कि महिलाओं को वो अशोभनीय लग रहा है। इस प्रकार के कृत्य को हमको नहीं करना है तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है, इस प्रकार का कोई भी कृत्य हमको नहीं करना है। ये अगर इस प्रकार से हम कर रहे हैं तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अंतर्गत वो फॉल करेगा। तो ये बात आपको पहले समझ में आ गई। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में आप ये लिखेगा, किसी भी प्रकार के एनी एडवर्टाइजमेंट, एनी पब्लिकेशंस, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर इन एनी मैनर, तो ये आप इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं और हिंदी में आपने इस तरह से लिखा है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिख रहा है, इसमें विस्तार भाव से, विस्तृत भाव से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि स्त्री को इस रूप में प्रदर्शित करने की इस कृत्य से उसकी लज्जा भंग होती है। मीन्स कि अगर इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का प्रतिरूपण करेंगे, किसी चीज़ को आप दिखाएंगे तो उससे क्या होता है, उसकी लज्जा को भंग होता है। मीन्स कि जो आउटरेजिंग होता है, मीन्स कि वुमेन की जो मोडेस्टी होती है उसका आउटरेजिंग होता है। इस प्रकार से अगर हम शो करते हैं तो जैसे कि हम लोग IPC में भी पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 354 जिसमें आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी के बारे में बताया गया। आउटरेजिंग किसका हो सकता है साथियों, अगर हम आउटरेजिंग की बात करते हैं तो वो वीमेन की आउटरेजिंग हो सकती है, जिसमें एक रूपल देव बजाज वर्सेस KPS गिल्स का मामला भी आया था जो कि बहुत ही लीडिंग केस आया था। अगर इस तरह से आप चाहेंगे तो कोरिलेट करके भी अपने आंसर को, अगर आप ब्रॉड लेवल पे लिखना चाहते हैं, अगर उसको IPC से कोरिलेट करके लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। IPC के 354 को भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं बस एज ए एग्जाम्पल। लज्जा भंग होता है तथा जिससे जनसाधारण के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बार बार कर रहे हैं तो क्या होता है, इससे लोगों के दिमाग में क्या होता है, एक खराब ख्याल उत्पन्न होता है। ठीक,
ऐसे कृत्य एवं दंडनीय अपराध हैं। इस प्रकार का जो भी कृत्य करता है, जो भी इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको दंडनीय अपराध से पनिशेबल किया जा सकता है। तो जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में जो शामिल लोग होते हैं, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ का करते हैं, मीन्स की महिलाओं से रिलेटेड किसी भी चीज़ का वो अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उनके लिए क्या बनाया गया, उनके लिए दंड का प्रावधान के बारे में बताया गया है। रंजीत डी उडेसी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR का मामला भी एक इसी में आप कोट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसको कोट करना है, इसको बारे में आपको लिखना नहीं है कि हाँ इस मामले में रंजीत जो डी उडेसी का मामला है इसके बारे में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको कोट कर देना है कि रंजीत डी उडेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965 के मामले में क्या कहा गया था। देखिए, किसी पुस्तक में नारी का चित्रण ऐसा रूपेण किया जाता है जिससे कामुकता में वृद्धि हो, दंडनीय अपराध है। अगर इस प्रकार का किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, वो इसलिए दंडनीय अपराध बन जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और क्वेश्चन का आपने जो जिस्ट था, सारा जिस्ट आपने अपने 5, 7, 10 लाइनों के अंदर आपने लिख करके एग्जामिनर को बता दिया। एग्जामिनर जो आपसे पूछना चाहता था वो बातें आपने यहाँ पे उनको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको अपने आंसर के सपोर्ट में क्या क्या बातें लिखना है, जैसे कि आंसर को किस तरह से आप सपोर्ट कराना चाहते हैं। अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है तो साथियों बस इतना ही मैटर आपको लिखना है 5 नंबर में। अगर ये आंसर अगर 10 नंबर में आता है तो ये नीचे वाली भी बात लिखना है। अगर ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में मैंने एक ही क्वेश्चन को, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही में फ्रेम करके बताया है कि आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर 15 नंबर का, 20 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 5-5 नंबर का आता है तो ये पार्ट 5 नंबर में लिख दीजिए और ये पार्ट 5 नंबर में लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध, अंतर्विष्ट करने वाली विज्ञापनों का प्रतिषेध। जब विज्ञापनों के प्रतिषेध के बारे में बात करते हैं साथियों, तो ये विज्ञापनों के प्रतिषेध के बारे में जब हम देखते हैं तो हमको यहाँ पे भाग करके सेक्शन के अंतर्गत जाना पड़ता है। और ये चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलती है, जब हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 पढ़ते हैं तो इसका सेक्शन नंबर 3 में हमको जाना पड़ता है और साथ ही साथ सेक्शन नंबर 4 में जाना पड़ता है। दोस्तों इसमें टोटल 10 सेक्शन है और यही जो हमारा मेन सेक्शन होता है 3 और 4 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी चैप्टर में सारी बातों को बता करके रख दिया है कि क्या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसको हम लोग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते हैं, क्या जो ये कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं, क्या ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत शामिल हैं, क्या किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में शामिल करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 के बारे में हमको बताया जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं बेयर एक्ट से, जब हम ये आंसर को जब मैंने सपोर्ट किया है, जो मैंने लिखा है ये जो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग, ये दोस्तों मैंने इसका सहारा लिया है बेयर एक्ट का। अब बेयर एक्ट में क्या क्या बताया गया, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मीन्स कि जो भी यहाँ पे लिया है इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, नो पर्सन शैल पब्लिश, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी चीज़ का पब्लिश नहीं किया जा सकता है, और कॉज टू बी पब्लिश्ड, ना पब्लिश करेगा और ना करवाएगा, और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन, ना वो किसी भी प्रकार के एग्जीबिशन में भी पार्ट लेगा। किस प्रकार के एग्जीबिशन में, किसी ऐसे एडवर्टाइजमेंट में जो कि क्या करता है, जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन करता है, वो इन सभी किसी भी चीज़ों में क्या करेगा, भाग नहीं लेगा। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों ने राज कुंद्रा का मामला सुना होगा, जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, मीन्स कि महिलाओं का वो अशोभनीय क्या कर रहे थे, अशोभनीय रूप दिखा रहे थे, तो उनको पकड़ा गया था और उनको शायद पनिश भी किया गया था। उनका मामला अभी चल रहा था राज कुंद्रा जी का, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर कैसे फ्रेम लिखा है। अधिनियम की धारा 3 में महिलाओं के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों का निषेध किया गया है। यहाँ पे धारा 3 के अंतर्गत साफ साफ बता दिया गया है कि जो इस प्रकार का विज्ञापन होता है, जो इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इसको बैन किया गया है। धारा 4 में महिलाओं के अशिष्ट रूपण व्यक्त किया गया है, मीन्स कि अगर किसी भी प्रकार का धारा 4 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अगर अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी भी चीज़ को वहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है, अगर इंग्लिश में मैं इसी बात को कहूँ तो प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या बात कर रहा है। इस अधिनियम में निम्नलिखित का उद्यापन का उत्पादन या विक्रय निषेध किया गया। जो धारा 4 है इसके अंतर्गत इन चीज़ों को यहाँ पे जो बेचना है उसको मना किया गया। किस बुक को, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है उस बुक को रोक दिया गया, उस बुक को नहीं बेचा जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई इंडिसेंट पंपलेट है तो उसको यहाँ पे मार्केट में चाहे कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में सर्कुलेट नहीं किया जाएगा। कोई भी पेपर है जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है महिलाओं से रिलेटेड, उसको नहीं पब्लिश किया जाएगा।
किसी भी प्रकार का कोई स्लाइड है, अगर वो भी लग रहा है कि हाँ वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं के लिए, तो वो उसको नहीं शो किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का राइटिंग है, कोई लेखन किया गया है, अगर वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है तो उसको शो नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का चित्रण है, किसी भी प्रकार का ड्राइंग है, पेंटिंग है, फिगर है, अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी भी प्रकार से मीन्स की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, किसका है, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को मार्केट में शो नहीं किया जाएगा। यही इस एक्ट का मानना है और यही सेक्शन नंबर 4 मोटा मोटा हमसे कर रहा है। और ये सारी बातें जब आप अपने आंसर को लिखेंगे तो ये सारी बातें एज यूजुअल आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तभी आपको यहाँ से नंबर असाइन किया जाएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है और यही सारी चीज़ों को हमको देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस आंसर को फ्रेम करते वक्त क्या लिखा है, उपरोक्त के परिचालन मीन्स की जो सभी बातें ऊपर मैंने लिखा है, फिल्म, स्लाइड, राइटिंग, ड्राइंग, पिक्चर, मीन्स की उपरोक्त के परिचालन एवं डाक प्रेषण को भी धारा 4 के अंतर्गत निषेध किया गया है। मीन्स की डाक का भी कोई किसी भी प्रकार का प्रतिषेध है उसको भी यहाँ पे निषेध किया गया। उपरोक्त संदर्भ में चंद्र कुमार बनाम पुलिस कमिश्नर 1988 के प्रमुख वाद में प्रस्तुत मामला में महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित है। जो ये चंद्र कुमार जी का मामला है बनाम बनाम पुलिस कमिश्नर 1998 का, ये किस चीज़ से मामला है दोस्तों, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाया जाता है, जैसे मिस वर्ल्ड का हो गया, मिस अर्थ का हो गया, अगर इस प्रकार का जो भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाया जाता है उससे रिलेटेड है, महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित है। इसमें नारी के उच्च आदर्शों और चरित्र का चित्रण किया जाता है। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट किया जाता है इसमें नारी के उच्च आदर्शों और उसके क्या कहते हैं, उसके शरीर का चित्रण किया जाता है। लेकिन जो भी चित्रण किया जाना चाहिए वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, अशोभनीय नहीं होना चाहिए किसी भी अन्य महिला को। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जनरली अगर किसी महिला को लगता है कि ये जो कपड़ा इन्होंने, जो ड्रेस पहना है, जो इन्होंने डिज़ाइन कॉस्ट्यूम किया है, अगर ये अशोभनीय है, अगर सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, अगर जैसे 1000 लोगों पर सर्वे किया जाए, अगर उसमें से 998 महिलाओं को लग रहा है कि नहीं ये अशोभनीय है, तो उसको अशोभनीय माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं 2 महिलाओं को अच्छा लग रहा है तो ये अशोभनीय नहीं है, अशोभनीय ये होगा। यही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइन को मैंने यहाँ पे कोट किया अपने आंसर में। सौंदर्य का प्रदर्शन बुरी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर आप सौंदर्य हैं, आप सौंदर्य का प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो भी मूवीज बनती हैं अगर इसमें किसी भी प्रकार का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन शो किया जा रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। इसलिए नहीं बात है क्योंकि समाज को जागरूक करने के लिए भी कुछ चीज़ों को इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो सेंसर बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी पास किया जाता है और इसीलिए उसमें क्या किया जाता है, थोड़े से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर शो किया जाता है। जो हीरोइनें होती हैं, ये जो भी बात जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्ट लेकर आ रहा हूँ, जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है दोस्तों, ये महिलाओं से रिलेटेड है, सिर्फ फीमेल की बात की जा रही है, इसीलिए मैं हीरोइनों की बात कर रहा हूँ इसमें। जैसे मूवी में कोई हीरोइन होती है, वो किस किस प्रकार के ड्रेस पहनती हैं, तो उन सभी ड्रेसों को यहाँ पे शो करके दिखाना है, बताना है कि क्या जो उनका इंटेंशन था वो क्या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना तो नहीं था इस फिल्म के माध्यम से। अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना था तो उस चीज़ को क्या किया जाता था, उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया जाता है, उस क्लिप को वहाँ से काट दिया जाता है। तो ये सारी बातों को यहाँ पे बताया जाता है। न्यायालय ने चंद्र कुमार के मामले में निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। पहला, जैसे यहाँ पे सौंदर्य प्रतियोगिता में शालीनता एवं नारी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या रखा जाएगा, उनके गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। किनके गरिमा का, जो वहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो महिलाएं हिस्सा ले रही हैं उनके गरिमा का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सेकंड की साथियों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सेकंड वाले में कह रहा है, देखिए सौंदर्य प्रतियोगिता, जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग न किया जाएगा। मीन्स कि आप मादक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मादक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, किसी भी प्रकार के आप नशीली इंजूरियस टू हेल्थ पदार्थ का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप मादक पदार्थ किसी महिला को पिला करके आप उसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला एक्ट करवा रहे हैं, इस प्रकार का आप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों दिया गया था, प्रतियोगिता रात्रि 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट बनवाया जा रहा है, तो वो 10 बजे, अगर महिला के केस में है तो वो 10 बजे रात तक करवाया जाएगा, उसके बाद नहीं करवाया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजक एक उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में किया जाएगा। अगर जो भी प्रतियोगिता कराई जाएगी, मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट, मिस अर्थ का कॉन्टेस्ट, मिस अर्थ का कॉन्टेस्ट, जो भी कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है जो कि महिलाओं से रिलेटेड है और साथ साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है, वो एक किसके आयोजन में करवाया जाएगा, एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा आयोजन में करवाया जाएगा।
देखिए अब इसके पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया है। जब आप पूरा आंसर लिखेंगे तो भाई साथ साथ अगर इस प्रकार का अगर एक्ट बना है तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी तो बताया गया है, तो पनिशमेंट के बारे में भी आप अपने आंसर में लिखेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट आंसर माना जाएगा। अब देखिए कैसे आप आंसर को लिख रहे हैं। धारा 10 में सस्ती का उपबंध किया गया, मीन्स कि पनिशमेंट के बारे में जो पनिशेबल ऑफेंस है, ये जो ऑफेंस है अगर किसी भी महिला को अगर हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। और इस पनिशेबल ऑफेंस को कहाँ पर डिफाइन किया गया, धारा 10 में सस्ती के बारे में बताया गया। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 3 या 4 के अंतर्गत महिलाओं के अशिष्ट रूपण का दोषी पाया जाता है तो उसे प्रथम अपराध के लिए 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या 2000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये पहली बार अगर इस प्रकार का ऑफेंस कर रहा है तो इतना उसके ऊपर सजा दिया जाएगा। किसके अंदर सजा दिया जाएगा, अगर धारा 3 का उल्लंघन कर रहा है और धारा 4 का उल्लंघन कर रहा है तो धारा 10 के अंतर्गत उसको ये प्रथम बार करेगा तो इतना सजा दिया जाएगा। अगर साथियों अगर वही वो साहब मान नहीं ना, अगर वो दूसरी बार अगर सजा अगर इसी प्रकार का अपराध कर रहे हैं तथा उसी अपराध का पुनरावृत्ति मीन्स कि वो सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट टाइम उसी ऑफेंस को कर रहे हैं तो उस दशा में अपराधी को 5 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से मैंने आंसर फ्रेम करके लाया हूँ, जो कि द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों इसमें टोटल 10 सेक्शंस ही बताए गए थे। उन 10 सेक्शंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया। जो सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था मेन एग्जामिनेशन के लिए, उसी सेक्शन को मैंने यहाँ पे लिया है और उसी सेक्शन से क्वेश्चन भी बनेगा। इससे आगे चलकर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। साथियों जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप खुद ही एनालिसिस करिएगा कि हाँ अगर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो क्या सेक्शन 3 से लेकर के और सेक्शन 4 से लेकर के और सेक्शन 10 से लेकर के क्या इसके बाहर से भी कोई क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपके पास भी प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ये जाहिर सी बात है, ये यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में पहली बार शामिल किया गया, लेकिन अन्य जगह के जुडिशरी के एग्जामिनेशन में साथियों ये सिलेबस में ऑलरेडी पहले से ही शामिल है। वहीं के सिलेबस से मैंने ये आंसर लिया है और इसीलिए मैंने ये आंसर फ्रेम करके आपके लिए लेकर के आया है। मैं क्वेश्चन वहाँ पर देखा जहाँ पे जैसे कि जहाँ जिस स्टेट पीसीएस में ये डाला गया है वहाँ से आप क्वेश्चन सेलेक्ट करिए और आप खुद भी मिलाइए। और मिलाना क्या है, आपको एनालिसिस करना ही करना है, क्योंकि आप मेन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। जब तक आप अपने आप को भी प्रिपेयर्ड करके नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे करेंगे। साथियों इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का। ये भी दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस मीन्स कि जो महिलाओं का कार्यस्थल पे जो उनके साथ हो रहा है, जब कार्यस्थल पे कोई महिला जा रही है, अगर उस कार्यस्थल पे उसके साथ उसके द्वारा मीन्स कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जो नियोजक है, जो नियोक्ता है, कौन उसके लिए लाइबल होगा, उसी के बारे में ये एक्ट है और उसी के बारे में बताया गया। अगर इस प्रकार से किया जा रहा है तो महिलाओं का जो राइट वायलेशन हो रहा है, दोस्तों जो महिलाओं से रिलेटेड ये मामला है, और तो महिलाओं का कौन कौन सा राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 14 उनका वायलेट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 15 उनका वायलेट हो रहा है और आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका वायलेट हो रहा है। अगर उनके साथ कार्यस्थल पर मीन्स कि जहाँ पे वो वर्क करने जा रही हैं, अगर उनके वर्क प्लेस पे किसी भी प्रकार का अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस किया जा रहा है, तो वो उनका धारा 14 मीन्स की क्या कहते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का उनका वायलेशन हो रहा है। पहले तो मोटा मोटा बात आपको ये जानना है जो कि इस एक्ट के जिक्स्ट में बताया गया है। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे, मैं भी जो भी चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट कर रहा हूँ, आप वहाँ से आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, वहाँ से मिला सकते हैं। आप अपने आंसर को और सपोर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है कब, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के मामले में। ठीक, अब आगे देखते हैं साथियों। देखिए मैंने क्वेश्चन कैसे लिखा है, राइट एन एसे ऑन वर्ड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एसे के बारे में मैं लिखा हूँ, इसलिए मैं एसे के बारे में लिखा हूँ क्योंकि ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा है, जो कि एक्ट होना चाहिए उस तरह से एक्ट नहीं है। ये एक्ट थोड़ा सा बड़ा है और इस एक्ट में ये डिजर्व करता है कि एक एसे टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। और ये काफ़ी एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में जिस स्टेट जुडिशरी में ये शामिल है वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम 5 से 10 नंबर के बीच में आते हैं। तो वो इससे के बारे में बताया सेक्सुअल हरासमेंट। देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए साथियों ये निबंध को मैंने लिखा कैसे है, देखिए महिला एवं पुरुष, जो महिला आपको इसी तरह से भूमिका बनाते हुए अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए लिखना है। देखिए महिला एवं पुरुष सृष्टि रचना में बराबर के भागीदार हैं। जाहिर सी बात है अगर सिर्फ मेल ही रहेंगे तो फीमेल नहीं रहेंगी, तो फिर जो हमारा सेक्स रेशियो है या फिर जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कहा जाता है, जो
सृष्टि के निर्माण में नर और नारी दोनों की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वायलेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है महिलाओं एवं पुरुषों सृष्टि की रचना में बराबर के भागीदार हैं। इसी तरह से आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है जब आप ऐसे टाइप में लिखेंगे। परंतु महिलाओं की स्थिति पुरुषों से सर्वथा भिन्न रहती है। आप सभी को पता है जो काम महिलाएं करती हैं वो पुरुष नहीं करते हैं, जो काम पुरुष करते हैं वो महिलाएं नहीं करती हैं। तो इनकी जो स्थिति होती है वो सर्वथा हमेशा दोस्तों भिन्न रहती है। उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब क्या बात किया जा रहा है, देखिए महिलाओं की जो शारीरिक स्थिति होती है, जो महिलाओं की शारीरिक स्थिति होती है वो पुरुषों से सर्वथा भिन्न होती है। यह भिन्नता उनकी शारीरिक बनावट, महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच, उसकी सामाजिक स्थिति इत्यादि उनके बातों पर निर्भर करती है। मीन्स कि किस प्रकार से निर्भर करती है, इस प्रकार से निर्भर करती है कि जैसे कि कोई भी लोग होते हैं जो देखते हैं पहले महिला है तो उसके बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे वो तो महिला है, उसके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्या वो ये कार्य कर पाएगी कि नहीं। उसको लोग क्या करते हैं, उसके बनावट के आधार पर उसको क्या करते हैं, लोगों के द्वारा जाँच किया जाता है। मीन्स कि जज कर लिया जाता है ऑलरेडी, अरे वो महिला है, वो काम कर रही है, ठीक है काम कर रही है, उसका जो वेजेस दिया जाएगा वो कम दिया जाएगा, जो मिनिमम वेजेस बनाया गया है उस वेजेस से कम दिया जाएगा। उसका लोग क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। प्रायः प्रत्येक समाज में महिलाओं के साथ लज्जा भंग एवं बलात्कार की घटनाएं उनकी शारीरिक बनावट के कारण होती रहती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 375, 376, 376 क से लेकर के घ तक और धारा 509 के अंतर्गत महिलाओं की लज्जा भंग एवं बलात्कार संबंधी प्रावधान को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कि इंडियन पिनल कोड में ये सारी बातें दिया हुआ है, फिर भी हमारे को बनाने की ज़रूरत पड़ गई। क्या बनाने की ज़रूरत पड़ गई, 2013 में द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 हमें बनाने की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए पड़ गई क्योंकि ये आईपीसी के ये जो पनिशमेंट दिए गए हैं ये सफिशियंट नहीं रह गए थे इस टाइम के लिए, इसीलिए हमें जो नया एक्ट बनाना पड़ा, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में इसको पारित करना पड़ा। अब देखिए आगे इसमें किस तरह से आप अपने आंसर को और फ्रेम करेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने हेतु भारत में कोई कानून उपलब्ध नहीं था। मींस कि आईपीसी में एज सच कोई भी कानून नहीं था, उसीलिए ये द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन रेड्रेसल एक्ट 2013 को लाया गया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह समस्या पहली बार विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में आया था। अब ये जो विशाखा बनाम राजस्थान के वाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भौरी देवी थी। ये भौरी देवी एक साथिनी थी, इनके द्वारा पहला जो मामला आया था, इन्हीं के साथ ये पहला मामला हुआ था और इसी के बाद से ये मामला आया था। और दोस्तों इसके बाद भी कानून नहीं बन पा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन पेश किया गया था। वो गाइडलाइन किसके केस में दिया गया था, तो विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइन पेश किया गया था, जो कि 1997 का मामला है। ये मामला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में लिखेंगे तो साथियों इनके केस को कोट करना जरूरी होता है, क्योंकि इनका जो केस होता है वही हमको यहाँ पे नंबर देता है। मैं आया था इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान पर होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए तक इसके प्रयोजन के लिए विधान नहीं बनाया जाता है। जब तक इसके लिए मीन्स की पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का विधान नहीं बनाया जाता है, निम्नलिखित मार्गदर्शन विहित किया जा रहा है। मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है कि इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। तब तक काम करना है जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा इसके लिए कोई गाइडलाइन या कोई कानून नहीं पारित कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कानून बना करके दे रहा है, जो गाइडलाइन पेश कर रहा है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। देखिए कौन कौन सा गाइडलाइन दिया गया था, जहां कामकाजी महिलाएं हैं वहां के नियोजक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वो कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करे। अगर किसी भी नियोजन में अगर कोई भी महिला कार्य कर रही है, अगर वहां पे किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाता है, अगर हरासमेंट उनका किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, जो कामकाजी जिनके अंदर में वो काम कर रही है, वो ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो वहाँ पर देखें कि किसी भी प्रकार का किसी भी महिला का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी महिला का अगर वहाँ पे शोषण हो भी जाता है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन बताया गया है। कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्संबंधी निर्देश सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाएं तथा यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों से जनसाधारण को अवगत कराया जाए। मीन्स कि वहाँ पे एक बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड पे सारी बातों को लिखें कि अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है तो आपको इसके लिए इतना पनिशमेंट दिया जा सकता है और साथ साथ आपको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। फिर जो थर्ड कंडीशन बताया गया, यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा
कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ की जाएगी, मीन्स कि डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। ये सारी गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको गाइडलाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी होता है। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न परिवाद शिकायत की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो होती है, अगर इस प्रकार का शिकायत और निवारण के लिए किसी समिति को गठित कर दिया गया है तो ऐसी समिति का जो अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया जाएगा वो खास करके महिला को ही उसका अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों ये गाइडलाइन दिया गया था कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है, उसके वर्क प्लेस पे। उसका वर्क प्लेस का मतलब ये हो गया जहाँ वो काम कर रही है, जहाँ पे वो गृहस्थी चलाने के लिए अपना मीन्स की कमाई के साधन के लिए जहाँ जा रही है, अगर उसके द्वारा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी वायलेशन किया जा रहा है जो सेक्सुअल हरासमेंट टाइप का है, मींस कि उसके आउटरेजिंग को मोडेस्टी किया जा रहा है, आईपीसी के सेक्शन नंबर 375 का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, 376 का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये हमारा जो है इस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा शब्द यौन उत्पीड़न को परिभाषित भी किया गया है। यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। अब यौन उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया गया है साथियों, अब हम तो बताएंगे नहीं कि यौन उत्पीड़न क्या क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा और साथ साथ पार्लियामेंट ही बताएगा कि हाँ हम किसको यौन उत्पीड़न के अंतर्गत देखते हैं, किसको हम मानते हैं कि हाँ ये यौन उत्पीड़न है। तो पहला देखिए शारीरिक संपर्क करना अथवा ऐसे संपर्क का प्रयास करना, इसको यौन उत्पीड़न माना जाएगा, मीन्स कि इसको माना जाएगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है। दूसरा यौन संपर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध करना, उससे सेक्सुअल फेवर मांगना, अश्लील टिप्पणी अथवा संकेत करना, ये भी माना जाता है। घ में जो मांगा जा रहा है कामोत्तेजन चित्रों का प्रदर्शन करना और अनअशोभनीय अथवा अश्लील चित्रण करना, मीन्स कि किसी भी प्रकार का किसी महिला के सामने किसी ऐसे एक्टिविटीज़ को करना जो कि क्या होता है उसके लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसके लिए लग रहा है कि हाँ ये सेक्सुअल हरासमेंट के लिए हमको किया जा रहा है, मीन्स कि ऐसा कलर्ड रिमार्क दिखाया जा रहा है जिससे कि वो महिला क्या हो रही है, काम उत्तेजित हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो माना जाएगा कि द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 के तहत आपको पनिशेबल किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने आंसर को अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हैं। दो आंसर दोस्तों आज मैं आपके लिए लिख करके लाया हूं और इन दोनों आंसरों को मैंने आपके सामने बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो था जो कि माइनर एक्ट से रिलेटेड था। मैंने काफ़ी एग्जामिनेशन के लिए मैंने काफ़ी आंसर फ्रेमिंग करवा दिया, जैसे मैंने आईपीसी का करवा दिया है, सीआरपीसी का करवा दिया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का करवा दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथियों सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि किस प्रकार से ये हेल्प कर रहा है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए।